तो आज हम लोग देख रहे हैं अपना विज़न का टेस्ट 4 जो हमारा चल रहा था उसका ये लास्ट वीडियो, फिर अभी हमारे ये वाला टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। एक सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ने में समझने में टाइम लगता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो आप 100 क्वेश्चंस बैठ के लगा सकते हो, उन्हें चेक कर सकते हैं आपके कौन कौन से सही है, और एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से सुन सकते हैं। तो मेरा होगा कि अभी या फिर जब तक प्रीलिम्स पास आ रहा है, 1-2 महीने बचे, तब आप पर डे 1 टेस्ट तो लगाइए, ठीक है? भले एक्सप्लेनेशन उसका आप वीडियो से देख लीजिए, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 81, समुद्री खरपतवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ए, ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले भारी धातुओं के प्रग्रहण और हटाने में सहायता करते हैं। बी, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आयरन पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। सी, ये जल के भीतर सघन बनों का निर्माण करते हैं जिन्हें केल्प वन कहा जाता है। डी, ये जड़ तना पत्तियों वाले आदिम समुद्री पुष्पित शैवाल होते हैं। तो बताइए कौन सा सही है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए इसमें 80 पेजेस है पूरा टेस्ट के, मतलब इतना मुझे लग रहा है कि लगभग वो बुक ही आ जाती है, उसमें ऑलमोस्ट टॉपिक आ जाते हैं। तो एक तरीके से आपका स्टैटिक भी हो रहा है और यहाँ पे करंट भी आपका थोड़ा जो इम्पोर्टेंट होता है वो कवर हो जाता है। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा इसको पढ़ना, सारा एक्सप्लेनेशन। 81 का हमारा डी सही है। देखिए मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्र के दर्जे के साथ समुद्री खरपतवार, समुद्री सिवार पार्क, सीवीड पार्क की स्थापना करेगी। ठीक है, तो जो कौन करेगी? केंद्र सरकार तमिलनाडु में, किसके लिए? मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के दर्जे के साथ जो सीवीड पार्क है उसकी स्थापना करेगी। इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी। तो जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके तहत इसकी स्थापना होगी। समुद्री खरपतवार आदिम समुद्री गैर पुष्पित समुद्री शैवाल होते हैं। ठीक है, इनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती। तो इनमें क्या होता है, ये शैवाल होते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं। ठीक है, इनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये लाल, हरे, भूरे और काले भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं। इनका आकार भी अलग अलग होता है। ये जल के नीचे सूक्ष्म से लेकर विशाल बनों के रूप में विस्तारित होते हैं। बड़े समुद्री खरपतवार जल के भीतर सघन बनों का निर्माण करते हैं। जो बड़े समुद्री खरपतवार होते हैं वो जल के अंदर बहुत सघन बन बनाते हैं, जिन्हें केल्प वन कहते हैं। ये मछली, घोंगे, समुद्री अर्चिन जैसे जीवों के लिए जल के भीतर नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं। अपनी ओर से समुद्री खरपतवार सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण द्वारा और समुद्री जल में मौजूद पोषक तत्वों के माध्यम से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, और बाकी जानवर भी इनमें रहते हैं, मछली वगैरह। ये अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से से ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। ये अधिकांशतः अंतः ज्वारीय क्षेत्र, दक्षिणी मन्नार की खाड़ी, समुद्र के उथले गहरे जल और ज्वार नदमुखों व पश्च जल में पाए जाते हैं। देखिए जहाँ सनलाइट पहुँच रही होगी जहाँ तक समुद्र में अच्छे से, वहाँ पे ये आपको ज़्यादा ये सब मिलेंगे। समुद्री खरपतवारों सिवारों का महत्व, ये आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, राइबोफ्लेविन, थायमीन, विटामिन ए, बी, सी और के आदि पोषक तत्वों का भंडार होते हैं। ये जैव संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में सहायक होते हैं। जब कृषि उद्योगों, जलीय कृषि और घरों के अपशिष्ट को समुद्र में छोड़ा जाता है, जो पोषक तत्वों के असंतुलन का कारण बनता है, जिससे शैवाल फुटन होता है, ये समुद्री रासायनिक क्षति का संकेत है। ठीक है, तो ये एक जैव संकेतक की तरह कार्य करते हैं, मतलब ये बताते हैं कि इन्वायरमेंट बिगड़ रहा है। ठीक है, जब क्या होता है, बहुत सारा अपशिष्ट आ रहा है, पोषक तत्व बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो शैवाल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये जलीय जीव प्रकाश संश्लेषण के लिए आयरन पर अत्यधिक निर्भर करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा आयरन पे डिपेंडेंट होते हैं। जब इन खनिज की मात्रा स्वास्थ्य स्तर से अधिक हो जाती है और समुद्री जीव के लिए हानिकारक हो जाती है, तब समुद्री खरपतवार इसका प्रग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और इससे होने वाली क्षति को रोकते हैं। इसी तरह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाली अधिकांश भारी धातुओं का समुद्री खरपतवारों द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है। जो बहुत भारी धातुएं होती हैं उनका ये लोग क्या करते हैं, अभिग्रहण कर लेते हैं तथा इन्हें हटा दिया जाता है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हैं। ये उर्वरक के रूप में तथा मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्हें समुद्र पुलिन के कटाव से निपटने के लिए समुद्र पुलिन के टीलों के नीचे दबाया जा सकता है। टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट तैयार करने तो एक घटक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो 81 का डी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पुष्पित लिखा है, वहाँ ये गलत है। ठीक है, बाकी हमारे सही है, मतलब कौन सा नहीं है पूछा था, तो डी सही नहीं है। 82 देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग इकाइयों
की स्थापना का दिशा निर्देश जारी किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, डिजिटल बैंकिंग में पूर्व अनुभव रखने वाले घरेलू अनुसूचित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सहित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को डीबीयू स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। बी, प्रत्येक डीबीयू को बैंकिंग शाखा के रूप में माना जाएगा। सी, ये नगद निकासी या जमा हेतु प्रावधान नहीं कर सकता है। डी, ये केवल केवाईसी के अद्यतन और शिकायत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। 82 का देखिए बी सही है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना का दिशा निर्देश दिया है। आरबीआई ने दिया है कि डिजिटल बैंकिंग इकाई की स्थापना का। डीबीयू एक विशेषीकृत नियत बिंदु व्यवसाय इकाई या केंद्र है जहाँ डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के वितरण के लिए एक निश्चित न्यूनतम अवसंरचना होती है। ठीक है, यहाँ से डिजिटल बैंकिंग सेवाओं उत्पादों का वितरण होगा। इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए सुविधाजनक और लागत प्रभावी बैंकिंग सुविधा प्रदान करना है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो ये इससे ज़्यादा सुविधा हो जाती है। डीबीयूज़ का लक्ष्य भारत में बैंकिंग के डिजिटल रूप से प्रसार को बढ़ाना है। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग के पूर्व अनुभव रखने वाले सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों, स्थानीय बैंकों, क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर को डीबीयू स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई। मतलब जिनको भी पूर्व अनुभव है डिजिटल बैंकिंग का, ऐसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इनकी स्थापना कर सकते हैं। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक ये सब नहीं आएंगे। डीबीयू में प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं में खाते खोलना, नगद निकासी, जमा, केवाईसी अपडेशन, ऋण और शिकायतों का पंजीकरण शामिल है। ये सब काम आप यहाँ कर सकते हैं। प्रत्येक डीबीयू को बैंकिंग शाखा के रूप में माना जाएगा तथा प्रत्येक डीबीयू को पृथक प्रवेश और निकास के प्रावधानों के साथ विशिष्ट रूप से स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये एक बैंकिंग शाखा की तरह माना जाएगा। क्षेत्रों द्वारा डीबीयूज की साइबर सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। एक योग डिजिटल तंत्र वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है तथा डीबीयूज द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यों एवं सेवाओं से उत्पन्न होने वाली ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करता है। मैथ डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ डीबीयूज ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक होंगी तथा अंतर संचालनीयता, इंटरऑपरेबिलिटी और वित्तीय समावेशन में सहायता करेंगी। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी। ईंट और गार से निर्मित शाखाओं की संख्या को कम कर भौतिक पदचिन्ह को कम करेंगी। ठीक है, मतलब आपको उनको ऐसे फिजिकल ब्रांच नहीं चाहिए है ना ज़्यादा। ठीक है, एक नई शाखा स्थापित करने की तुलना में डीबीयूज किफ़ायती है तथा इसके कामकाज के संचालन के लिए कम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। अब देखिए कुछ आपको कहीं ऑफिस नहीं बनाना है तो इसकी लागत तो कम ही हो जाएगी ना। साथ ही तकनीकी उपकरणों के कारण इनके अनुरक्षण की लागत भी निम्न है, इसलिए ये मूल बैंक के लिए उच्च उत्पादन इकाइयाँ हो सकती हैं, उत्पादक इकाइयाँ। 82 का हमारा बी सही है यहाँ पर। अब देखते हैं 83। ठीक है, भारत में निम्नलिखित लौह खदानों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। एक बैलाडीला, दूसरा मयूरभंज, तीसरा बल्लारी, चौथा दुर्ग। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सत्य चुनना है। ए 2 4 3 1, बी 2 4 2 1 3, सी 2 4 1 3, डी 2 4 2 3 1। तो 83 का हमारा सी सही है। ठीक है, देखिए किसी भी देश में औद्योगिक विकास के पीछे की प्रेरक शक्ति लोहा और इस्पात होता है। ठीक है, तो औद्योगिक विकास के लिए क्या चाहिए? लोहा और इस्पात चाहिए। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क हैं। जो हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट है वो भारत में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क हैं। लगभग 79% हेमेटाइट अयस्क के भंडार पूर्वी क्षेत्र असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि लगभग 93 मैग्नेटाइट अयस्क के भंडार दक्षिणी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है, हेमेटाइट अयस्क कहाँ? पूर्वी क्षेत्र में, और मैग्नेटाइट अयस्क दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में मैग्नेटाइट के 72% भंडार अकेले कर्नाटक में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पर कुछ क्षेत्र देख सकते हैं। इसमें ढंग से इतना दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए हम पढ़ते हैं आगे। लौह खदानों की अवस्थिति। उड़ीसा में लौह कौन सा है? सुंदरगढ़। ठीक है, मयूरभंज में पूछा गया था, और झार में स्थित पहाड़ियों की श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें गुरुम, हिसानी, सुलाइब, थोड़ा सा इसमें ठीक से लिखा हुआ नहीं है तो कुछ गलत हो तो सॉरी। ठीक है, सुलायपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरुबुरु, केंदुझार और बोनाई सुंदरगढ़ है। ठीक है, ये सब यहाँ पर इनमें मिलती है। झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह की खदानें हैं तथा अधिकांश लौह इस्पात सहित इसके आसपास ही स्थित है। नोआमंडी और गुआ जैसी अधिकांश महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमी जिले में स्थित है। ये पट्टी और आगे दुर्ग, अब देखिए दुर्ग पूछा था वो झारखंड में आ गया, दंतेवाड़, बैलाडीला तक विस्तृत है।
इल्ली और दुर्ग में राजहरा की खदानें देश में लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। कर्नाटक में लौह अयस्क की निक्षेप बल्लारी जिले में संदूप होसपेट क्षेत्र में और चिकमंगलूर जिले की बाबा बूदन पहाड़ियों और कुद्रेमुख तथा शिवमोगा चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिले के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। तो देखिए हमसे पूछा गया था इन्होंने इसमें क्वेश्चन में बल्लारी, तो वो कर्नाटक में आ गया। ठीक है, महाराष्ट्र में चंद्रपुरा, भंडारा और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर और वारंगल जिले, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कडप्पा और अनंतपुर जिले, तमिलनाडु के सेलम और नीलगिरी जिले लौह अयस्क खनन के अन्य क्षेत्र है। गोवा भी लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरा है। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं मयूरभंज उड़ीसा आपको सामने पता चल रहा होगा। ठीक है, फिर दुर्ग मैंने आपको बताया झारखंड में। ठीक है, फिर बेलाडीला है ना क्षेत्र, फिर बेलारी क्षेत्र, ठीक है, कर्नाटक में। तो ये हमें जो 4 पूछे गया थे वो इस तरीके से आएंगे। तो 83 का हमारा सी सही है। पहले आएगा दूसरा मयूरभंज, फिर चौथा आएगा दुर्ग। ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा, फिर हम देखा था दुर्ग झारखंड, फिर आएगा बेलाडीला, फिर आएगा थर्ड बल्लारी कर्नाटका। अब 84 देखते हैं क्वेश्चन। भारत में ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, गुच्छित बस्तियां सामान्यतः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती हैं। दूसरा, अर्ध गुच्छित बस्तियां गुजरात के मैदानी क्षेत्रों और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। तीसरा, परिचित बस्तियां सामान्यतः मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कौन से कथन सही है? ए केवल 1-3, बी केवल 2-3, सी केवल 1-2, डी 1-2-3। 84 का हमारा डी सही है। गुच्छित बस्तियां, देखिए क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, गुच्छित बस्तियां, गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक संहत और संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का समान क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेत खलिहानों चरागाहों से पृथक होता है। ठीक है, संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप या ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आयताकार, आर्य, रेखीय इत्यादि। ठीक है, इस तरीके का आकार होता है इनका। ऐसी बस्तियां प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती हैं? जैसे कि जो जलोढ़ मैदान है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में। कई बार लोग सुरक्षा और प्रतिरक्षा कारणों से सन्नत गांवों में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। ठीक है, सुरक्षा की वजह से भी ऐसे रहते हैं। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग से सन्नत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। ठीक है, मतलब वो अलग सा एक जगह सब लोग ऐसे रहते हैं। ठीक है, अर्धगुच्छित बस्तियां, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां परिचित बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े शहर गांव के संपृक्तन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक या अधिक वर्ग स्वेच्छा से या बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा दूर पे रहते हैं। कुछ लोग पास पास रहते हैं। ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में रहते हैं। मतलब मेन में जो जमींदार है वो रह रहा है और बाहर में बाकी लोग। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। अब क्या होती हैं परिक्षिप्त बस्तियां, डिस्पर्स सेटलमेंट्स? भारत में परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों, कुछ झोपड़ियों की पल्ले अथवा छोटी पहाड़ियों के ढालों पर खेतों अथवा चरगाहों के रूप में दिखाई पड़ती है। मतलब काफ़ी दूर दूर रहते हैं अपनी झोपड़ी में। बस्ती का चरम विक्षेपण प्राय भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों में भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल में अनेक भागों में बस्ती का यह प्रकार पाया जाता है। 84 का हमारा डी सही है, मतलब तीनों ही सही है, 1 2 3। अब 86 देखते हैं। भारत में मक्का उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मक्का की खेती भारत के केवल मध्य और उत्तरी भागों से संकेंद्रित है। दूसरा, मक्का पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से उगाई जाती है। तो कौन सा कथन सही है? एक केवल 1, केवल 2, 1 2, दोनों, ना तो 1 ना तो 2। देखिए 85 का बी सही है। मक्का जो है विश्व की प्रमुख फसल है। ठीक है, और इसकी खेती व्यापक रूप से अनाज के रूप में की जाती है। इसकी कृषि सर्वप्रथम मध्य अमेरिका में की गई थी। सबसे पहले मध्य अमेरिका में उगाया गया। इसका व्यापक अनुकूलन क्षमता वाली सर्वाधिक बहुउपयोगी उभरती हुई फसलों में से एक है। ठीक है, विश्व स्तर पर मक्का को इसकी उच्चतम अनुवांशिक उपज क्षमता के कारण अनाजों की रानी, क्वीन ऑफ सीरियल्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, उच्चतम अनुवांशिक उपज क्षमता है। मक्का एकमात्र ऐसी अनाज फसल है जिसे विविध ऋतुओं परितंत्रों के साथ विभिन्न प्रकार के उपयोग हेतु उगाया जा सकता है। मतलब अलग अलग टाइम पे इसको उगाया जाता है, उगा सकते हैं अलग अलग पारितंत्र में। एक मक्का खाद्यान्न के साथ साथ चारे के लिए उगाई जाने वाली फसल है, जिसे अशुष्क जलवायु परिस्थितियों और निम्न मृदा में उगाया जाता है। ठीक है, तो
ये चारे के लिए भी यूज़ होती है और इसको जो थोड़े ड्राई क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भी उगा सकते हैं, जहाँ मिट्टी अच्छी नहीं है। ये खरीफ फसल है। कौन सी है? खरीफ की है, ठीक है? जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में और पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से उगाई जाती है। तो बी सही है कि पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है। जो बिहार में रबी की ऋतु में भी उगता है। मक्का की खेती किसी विशेष क्षेत्र में संकेंद्रित नहीं है। मक्का की खेती लगभग सभी प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है। तो ये मतलब सारे ही कृषि क्षेत्रों में होती है। केवल 7-8 राज्य मिलकर देश में मक्का क्षेत्र के साथ साथ इसके उत्पादन में भी 3/4 से अधिक का योगदान करते हैं। इसके उत्पादन में उत्तर से दक्षिण की ओर एक क्षेत्रीय परिवर्तन देखा गया है। 1990 के दशक में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य थे, लेकिन विगत 2 दशकों के दौरान दक्षिणी राज्य, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य बन गए हैं। मतलब दक्षिण में भी अब इसकी अच्छी खेती होने लगी है। केवल 4 राज्य कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश देश में कुल मक्का उत्पादन क्षेत्रफल के लगभग आधे भाग का योगदान करते हैं। मतलब इन 4 राज्यों में ज़्यादा होता है। और 5 राज्य अर्थात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार कुल मक्का उत्पादन में लगभग 2/3 भाग का योगदान करते हैं। मक्का उत्पादन क्षेत्र में राजस्थान और मध्य प्रदेश का बृहद भाग शामिल है, ठीक है? तो इसमें क्या है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का बृहद भाग इसमें शामिल है, किंतु ये राज्य भारत में मक्का उत्पादन में कम योगदान को दर्शाते हैं। मतलब क्षेत्र ज़्यादा है लेकिन उनका योगदान कम है। इनकी बुआई संपूर्ण भारत में की जाती है और अब इसकी शुरुआत पंजाब, पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में की गई है। मक्का उगाने वाले देशों में भारत का क्षेत्रफल में चौथा, उत्पादन में 7वां स्थान है, ठीक है? उत्पादन के हिसाब से देखें तो 7वां स्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा है, जो विश्व में मक्का क्षेत्र के लगभग 4% और कुल उत्पादन के 2% का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में मक्का मुख्य रूप से 2 ऋतुओं, ठीक है, वर्षा ऋतु जो खरीफ का टाइम होता है, शीत ऋतु रबी में उगाई जाती है। खरीफ मक्का भारत में लगभग 83% मक्का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि रबी मक्का 17% मक्का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर कुछ ऐसा डाटा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसमें दिया है हाईली मेज प्रोडक्टिविटी स्टेट, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया, ठीक है? मीडियम मेज प्रोडक्टिविटी स्टेट देख सकते हैं, फिर लो मेज प्रोडक्टिविटी स्टेट देख सकते हैं। तो 85 का हमारा ए सही है, मतलब केवल एक सही है, ठीक है? सॉरी, केवल 2 सही है। देखिए जहाँ पर ये वर्ड आ जाता है केवल, ठीक है, तो वो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। जैसे ने बोला केवल मध्य उत्तरी भागों में संकेंद्रित है, तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। वर्डों पर केवल आ जाता है तो हमेशा तो नहीं, बट थोड़े चांस हो जाते हैं कि वो थोड़ा सा गलत होगा स्टेटमेंट, ठीक है? इसलिए इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। हमेशा गलत तो ऐसा भी नहीं है, अपना दिमाग से जो आपको सही लगे, ठीक है, वो होगा, लेकिन फिर भी मैंने बताया इन शब्दों पे ध्यान दीजिए। तो बी सही है, दूसरा सही है। 86 देखते हैं। ये कृषि का एक प्रकार है जहाँ आप फसल विशेषज्ञता, बृहद पूंजी निवेश और कृषि की वैज्ञानिक पद्धति को देखेंगे। इसमें प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता, बृहद भूसंपदा अथवा बागान, सस्ता श्रम और निर्यात बाजार के लिए अच्छी कनेक्टिविटी संपर्कता की आवश्यकता होती है। उपयुक्त विवरण में वर्णित कृषि पद्धति के प्रकार की पहचान कीजिए। ए रोपण कृषि, बी वाणिज्यिक अनाज कृषि, सी भूमध्यसागरीय कृषि, डी सहकारी कृषि। किसकी बात हो रही है इसमें? T6 का ए सही है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, गन्ना, काजू, रबर, केला या कपास की एकल फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है? एकल फसल उगाई जाती है, ठीक है? जहाँ पे मतलब एक फसल हो गई चाय की, जैसे कि कपास की। इसमें बेहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग देखिए चाय तोड़ते रहते हैं, तो श्रम और पूंजी ज़्यादा चाहिए। साथ ही इसमें प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता, खेती की वैज्ञानिक पद्धति की भी आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेत पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन नेटवर्क के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि की मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिक जो रीजन होता है, ठीक है, वहाँ पर ये होता है ज़्यादा। मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। इसकी शुरुआत औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा सभी क्षेत्रों में की गई थी। उदाहरण के लिए फ्रांसीसियों ने पश्चिम अफ्रीका में कोकोआ और कॉफ़ी की रोपण कृषि की शुरुआत की। ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान और वेस्ट इंडीज़ में गन्ने और केले के बागान विकसित किए, ठीक है? तो मतलब इन लोग ने जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, ठीक है, यूरोप ने जब इन सब पे वो किया था, ठीक है, अधिकार, तो मतलब उन लोग ने ये स्टार्ट करी थी। 86 का ए सही है। अब 87 देखते हैं। मैग्नीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ए लौह अयस्क प्रगलन के लिए ये एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। दूसरा, मैग्नीज निक्षेप केवल भूगर्भिक संरचनाओं के धारवाण तंत्र में पाए जाते हैं। तीसरा, सुंदरगढ़ और कालाहांडी कर्नाटक में स्थित मैग्नीज की महत्वपूर्ण खदानें हैं।
तो कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 3, सी केवल 1 3, डी 1 2 3। 87 का ए सही है। लॉयस के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, तो लॉयस जो होता है उसके प्रगलन के लिए मैग्नीज जरूरी होता है, कच्चा माल होता है। इसका उपयोग लौह मिश्र धातु के विनिर्माण के लिए भी किया जाता है। जो लौह मिश्र धातु बनाते हैं तो उसके लिए करते हैं। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, पेंट, चमकदार बर्तन, ग्लेस पॉटरी, दियासलाई बैटरी और चीनी मिट्टी आदि के विनिर्माण के लिए भी किया जाता है। फास्फोरस की उच्च मात्रा मैग्नीज एस को इसके धातुकर्म उपयोग के लिए अनुपयुक्त बनाती है। ठीक है, अगर देखिए इसमें फास्फोरस की ज़्यादा मात्रा होगी तो क्या है, धातुकर्म उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा यह। जबकि उच्च फास्फोरस और उच्च लौह मात्रा इसे बैटरी उद्योग के लिए अनुपयुक्त बनाती है। अगर उच्च लौह मात्रा भी होगी, उच्च फास्फोरस होगा तो बैटरी उद्योग के लिए यूजफुल नहीं रहेगा। मैग्नीज के प्रमुख प्रयोगों में इसका कोई उपयुक्त विकल्प नहीं है। मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, हालांकि मुख्य रूप से धारवार क्रम से संबंध है। ठीक है, सब में पाए जाते हैं सारी भूगर्भिक संरचनाओं में, लेकिन मेनली धारवार क्रम से। ये भी मैंने पढ़ा है ज्योग्राफी में। ठीक है, आपको वर्ष 2019-20 में मैग्नीज एस का उत्पादन 2.90 मिलियन टन था। ठीक है, 2019 और 20 में मैग्नीज एस के कुल उत्पादन में 33% योगदान के साथ मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना रहा। सबसे ज़्यादा उत्पादन किया मध्य प्रदेश ने। इसके बाद महाराष्ट्र 25%, उड़ीसा 90% का स्थान रहा। इसका शेष उत्पादन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना में किया गया। राज्यवार 44% हिस्सेदारी के साथ उड़ीसा कुल भंडार संसाधनों के मामले में शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा भंडार लेकिन कहाँ है? उड़ीसा में। इसके पश्चात कर्नाटक 22%, मध्य प्रदेश 12%, महाराष्ट्र, गोवा 7%, आंध्र प्रदेश 4%, झारखंड 2% का स्थान आता है। शेष 2% संसाधनों को राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल मिलकर साझा करते हैं। उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा क्या है इसका मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है, अग्रणी। उड़ीसा की मुख्य खदानें भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में विशेष रूप से बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुट, कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगिर में स्थित है। कर्नाटक अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा यहाँ की खदानें धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमंगलूर, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुर में स्थित है। महाराष्ट्र भी मैग्नीज का एक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र भी आता है। यह मैग्नीज का खनन नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिलों में किया जाता है। इन खदानों के अलाव ये है कि ये इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडला और झाबुआ जिलों तक विस्तृत है। तेलंगाना, गोवा और झारखंड मैग्नीज के अन्य गौण उत्पादक हैं। विश्व में कुल मैग्नीज भंडार में दक्षिण अफ्रीका सबसे आगे है 32%, ब्राजील 17%, ऑस्ट्रेलिया 12%, गैबॉन 8%, चीन 7% और भारत 4% में स्थित है। 87 का हमारा ए सही है, केवल एक सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा इसमें सही नहीं है। अब देखते हैं 88। कृषि पद्धतियों और सम्मत क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृषि पद्धति, उसका क्षेत्र बताना है। एक, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। दूसरा, मिश्रित कृषि, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तीसरा, सामूहिक कृषि, पश्चिमी यूरोप। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ए केवल 1 3, बी केवल 2, सी केवल 2 3, डी 1 2 3। तो 88 का डी सही है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि को कर्तन और दहन स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है। बहुत बार पढ़ा दिया है अब तक कि मतलब पहले क्या करेंगे, एक जगह के पेड़ काटेंगे, जलाएंगे, फिर थोड़े टाइम खेती करेंगे, फिर उसको छोड़ के दूसरी ज़मीन पे करेंगे। ठीक है, और अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं जितना वो अपने जीवन चला सके। ये कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अनेक जनजातियों द्वारा की जाती है। अब वहाँ होंगी जब फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। यह कृषि अफ्रीका, दक्षिण और मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया में की जाती है। इसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे पूर्वोत्तर भारत में कहते हैं झूमिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग के नाम से इसे जाना जाता है। मिश्रित कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम यूरोप में, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग, दक्षिण महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। मिश्रित कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। ठीक है, इसमें बोई जाने वाली फसलें तो कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, जई, राई, मक्का, चारे की फसल और कंदमूल प्रमुख हैं। शस्यावर्तन और अंतः फसली मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशु जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट आय के मुख्य स्रोत होते हैं। सामूहिक कृषि की शुरुआत पूर्ववर्ती सोवियत संघ मतलब जो यूएसएसआर में की गई थी। यह कृषि सामाजिक स्वामित्व पर आधारित है। इसे कोला खोज के नाम से जाना जाता है। तो सामूहिक कृषि को कोला खोज कहते हैं। ठीक है, यूएसएसआर में
की गई थी। इसका समाज कृषि ये सामाजिक स्वामित्व होता है इस भूमि पर। 88 का हमारा डी सही है, मतलब तीनों ही सही नहीं थे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग न्यूयॉर्क और लंदन को जोड़ता है। दूसरा, इसे बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से कथन सही है? एक दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए 89 का सी सही है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, यह मार्ग औद्योगिक कृषि से विकसित दो प्रदेशों उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर पश्चिम यूरोप को ये जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, इस मार्ग के द्वारा होने वाला विदेश व्यापार शेष विश्व के संयुक्त व्यापार से अधिक है, ठीक है। विश्व का एक चौथाई विदेशी व्यापार इसी मार्ग से परिवहित होता है। एक चौथाई विदेशी व्यापार होता है विश्व का, इसलिए यह विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है और इस प्रकार इसे बृहद ट्रंक मार्ग कहते हैं। दोनों तटों पर पत्तन और पोताश्रय की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण समुद्री लिंकों में से एक न्यूयॉर्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित, और लंदन इंग्लैंड में इसके के बीच स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये मार्ग मेजर सी रूट आप देख सकते हैं और सी पोर्ट्स वगैरह इसमें देख सकते हैं। तो 89 का हमारा सी सही है, एक दो दोनों सही है। अब 90 देखते हैं। भारत में सूरजमुखी के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारतीय तिलहन उत्पादन में इसका योगदान 5% से भी कम है। दूसरा, ये देश भर में खरीफ और रबी ऋतु में उगाया जाता है। तीसरा, महाराष्ट्र भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो कौन से सही है? एक दो तीन, एक तीन या एक? 90 का हमारा ए सही है। हाल ही में भारत ने देश में सूरजमुखी के क्षेत्र और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया है। सूरजमुखी समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। एक तिलहन फसल है, समशीतोष्ण देशों में उगाई जाती है। ये विश्व में वनस्पति तेल का एक प्रमुख स्रोत है, तो वनस्पति तेल बनता है। भारत विश्व में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन के साथ देश में सूरजमुखी के 6 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, और देश में ऐसे 6 प्रमुख उत्पादक राज्य। कर्नाटक में 7.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 3.4 लाख टन उत्पादन होता है, ठीक है, 3.04 लाख टन उत्पादन होता है। इसमें बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु भारत के प्रमुख सूरजमुखी उत्पादक राज्य हैं। भारत में आप देख सकते हैं 840 लाख टन उत्पादन और 709 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2014-15 से 2018-19 तक का औसत की उत्पादकता के साथ सूरजमुखी की खेती 4.006 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। भारत देखिए कितने क्षेत्र में होती है ऐसा, सॉरी, कितने क्षेत्र में होती है ऐसा कोई क्वेश्चन तो आपको नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक है। तो आप मेनली ध्यान रखिए किस राज्य में होती है, ये तो दिया रहता है तो हम पढ़ देते हैं। भारतीय तिलहन उत्पादन में सूरजमुखी का योगदान लगभग 3.85% है। अंकुर और नव अंकुरित पौधे की वृद्धि के दौरान फसल को शीतल जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो अंकुरण और पौध जो मतलब नया पौधा होता है, ठीक है, उस समय जब निकलता है तो उसे क्या है शीतल जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए पौध अवस्था के फूल आने तक उष्ण मौसम और फूल आने के बाद परिपक्वता तक उष्ण और धूप वाले दिनों की आवश्यकता होती है। जब बड़ा होता है तो धूप चाहिए होती है। फूल आने के बाद फूल आने के समय कहाँ पर थे, हाँ, फूल आने के समय बादल वाले मौसम के साथ उच्च आर्द्रता और वर्षा के परिणामस्वरूप फूल में बीजों का आकार छोटा रह जाता है। परिपक्वता का तापमान अधिक होने पर लिनोलिन अम्ल की मात्रा घट जाती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी इसके लिए ठीक नहीं है। सूरजमुखी एक प्रकार का प्रकाश असंवेदी फसल है, इसलिए इसे पूरे भारत में किसी भी ऋतु जैसे, ठीक है, खरीफ, रबी, बसंत में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। किसी भी ऋतु में उगाया जा सकता है। इसे तैयार होने में खरीफ में लगभग 80 से 90 दिन, रबी में 105 से 130 दिन और बसंत ऋतु में 100 से 110 दिन लगते हैं। सूरजमुखी अधिकांश अन्य फसलों के विपरीत ऋतु और दिन की लंबाई से प्रभावित नहीं होता है। बर्फ जमा देने वाली ठंड के महीनों को छोड़कर सूरजमुखी की बुआई वर्ष में किसी भी महीने की जा सकती है। सूरजमुखी को कई प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है और ये एक औसत पीएच रेंज या कुछ मात्रा में लवणता सहन कर सकता है। अच्छी जल निकासी और सिंचाई सुविधाओं से युक्त गहरी दोमट मृदा में इसकी अच्छी पैदावार होती है। इस फसल के लिए मृदा के पीएच की अनुकूलतम सीमा 6.5 से 8.5 है। तो 90 का हमारा ए सही है, एक दो सही है, ठीक है, तीसरा कथन सही नहीं है।
91 तो है 1991 की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए थे? एक, औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति। दूसरा, विदेशी प्रौद्योगिकी के लिए निःशुल्क प्रवेश। तीसरा, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की शुरुआत। चौथा, परमाणु ऊर्जा से संबंधित उद्योगों का उदारीकरण। तो 91 का आंसर हमारा बी है। 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य पूर्व अर्जित लाभों को आधार बनाकर विकास करना, अंदर आ गई खराबियों कमजोरियों को दूर करना, उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में सतत वृद्धि बनाए रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करना था। ठीक है। तो जब 1991 में भुगतान जो हमारा था उसकी भुगतान का संकट आ गया था। ठीक है, भुगतान संतुलन का मतलब कि जो विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम बचा था, तो फिर क्या हुआ कि हमें फिर आपको पता है एलपीजी करना पड़ा, है ना, उदारीकरण ये सब। ठीक है, उसके बाद 1991 में नई औद्योगिक नीति आई। ठीक है, इसमें था कि हमें क्या है इस नीति का प्रमुख उद्देश्य था कि अर्जित लाभों का आधार बनाकर विकास करना। ठीक है, और जो कमजोरियां आ गई उनको दूर करना, उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि बनाए रखना, ये सब था। ठीक है, इसके उद्देश्य। इस नीति के अंतर्गत फिर क्या किया गया सुधारने के लिए? औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति। ठीक है, जो औद्योगिक लाइसेंस था उसकी समाप्ति की गई। विदेशी प्रौद्योगिकी के लिए निःशुल्क प्रवेश, जो विदेशी टेक्नोलॉजी थी उसके लिए निःशुल्क प्रवेश। विदेशी निवेश नीति, पूंजी बाजार तक पहुंच। ठीक है, मुक्त व्यापार, ये सब अपनाया गया। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन और उदारीकृत औद्योगिक अवस्थापना कार्यक्रम। नीति के 3 मुख्य आयाम है: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, सुरक्षा रणनीतिक या पर्यावरण संबंधी चिंताओं से संबंधित 6 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, केवल जो 6 उद्योग थे उनको छोड़कर अन्य सभी के लिए जो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया। वही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या वर्ष 1957 में 17 थी, जो घटकर 4 रह गई। ठीक है, आरक्षित उद्योग जो थे वो 4 रह गए। परमाणु ऊर्जा से संबंधित उद्योग परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के साथ ही रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन बने रहे। तो परमाणु ऊर्जा, ठीक है, ये जो था, और रेलवे वो क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन रहे। सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों में हिस्सेदारी का एक अंश वित्तीय संस्थानों, आम जनता और श्रमिकों को देने का भी निर्णय लिया कि एक अंश दिया जाएगा इन सबको। परिसंपत्तियों की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई थी तथा किसी भी उद्योग को लाइसेंस रहित क्षेत्र में निवेश करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं रह गई थी। मतलब आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट अपना इंडस्ट्री खोल सकते हैं। उन्हें केवल निर्धारित प्रारूप में ज्ञापन जमा करना होता था। तो 91 का देखिए हमारा बी सही था। ठीक है, केवल 1-2 जो थे वो इस नीति के अंतर्गत थे। अब देखते हैं 92, एनकाउंटर एग्रीगेटर नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, ये भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों की एक पहल है। दूसरा, ये बैंकिंग उद्देश्यों के लिए आधार आधारित KYC प्रणाली है। सी, ये व्यक्ति के बैंकिंग डेटा को एकत्रित करता है और एक विस्तृत व्यक्तिगत विवरण तैयार करता है। डी, ए के तहत पंजीकरण कराना उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक है। तो क्या है? अकाउंट एग्रीगेटर। 92 का डी सही है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 में से 5 ऋणदाता अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली पर लाइव होने के लिए अपने प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के साथ काम कर रहे हैं। क्या है? अकाउंट एग्रीगेटर आरबीआई द्वारा विनियमित एक ऐसी इकाई है, मतलब आरबीआई द्वारा विनियमित है। ठीक है, NBFC लाइसेंस के साथ, मतलब जो NBFCs होती हैं, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, तो ये इस लाइसेंस के साथ जो किसी व्यक्ति को एक वित्तीय संस्थान से जिसमें उसका खाता है अपने खाते की जानकारी प्राप्त करने और उसे AA के में शामिल किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान के साथ सुरक्षित और डिजिटल रूप से साझा करने में मदद करती है। किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके समक्ष डेटा साझा नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो कोई एक व्यक्ति है वो किसी वित्तीय संस्थान से, मतलब जिसमें उसका खाता है या खाते की जानकारी प्राप्त करने, ठीक है, उसे जो अकाउंट एग्रीगेटर में शामिल किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान के साथ सुरक्षित और डिजिटल रूप से साझा करने की मदद करती है। मतलब वो अपना डाटा सुरक्षित रूप से साझा कर सकता है और उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसका डाटा साझा नहीं किया जा सकता। आधार आधारित KYC और CKYC केवल KYC उद्देश्यों जैसे नाम, पता, लिंग आदि के लिए पहचान निर्धारित करने वाले केवल 4 प्रकार के डेटा को साझा करने की अनुमति देते हैं। तो मतलब आपको पूरा डेटा शेयर नहीं करना, 4 चीज़, नाम, पता, लिंक, ये शेयर करना है। इसी तरह क्रेडिट ब्यूरो डेटा केवल ऋण इतिहास और या क्रेडिट स्कोर दिखाता है। मतलब इतनी, मतलब पूरी डिटेल व्यक्ति की सहमति के बिना इधर उधर नहीं की जा सकती। अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क बचत, जमा, चालू खातों के लेन देन डेटा, बैंक विवरण साझा करने की अनुमति देता है। ठीक है, कि कितना डेटा साझा करना है। अकाउंट एग्रीगेटर डेटा को नहीं देख सकते, वह केवल संबद्ध व्यक्ति के निर्देश और सहमति के आधार पर एक
वित्तीय संस्थान से दूसरे वित्तीय संस्थान में भेज सकते हैं। मतलब जो अकाउंट एग्रीगेटर होगा वो खुद डाटा नहीं देख सकता, ठीक है, बिना सहमति के। ठीक है, क्या करेगा, एक वित्तीय संस्थान से दूसरे वित्तीय संस्थान में भेज सकता है सहमति के बाद। इसके नाम के विपरीत वे किसी के डेटा को एकत्रित नहीं करते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर किसी प्रौद्योगिकी कंपनी की तरह नहीं है जो व्यक्ति के डेटा को एकत्रित करती है और उसका विस्तृत व्यक्तिगत विवरण प्रोफाइल तैयार करती है। अकाउंट एग्रीगेटर डेटा को कोड भाषा में साझा करता है और केवल प्राप्तकर्ता ही द्वारा ही इसे समझ डिक्रिप्ट किया जा सकता है। मतलब एक जो कोड होता है, मतलब एक जो कोड भाषा होती है उसमें वो भेजता है। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक कोड भाषा और डिजिटल हस्ताक्षर जैसी तकनीक का उपयोग कागजी दस्तावेजों को साझा करने की तुलना में इस प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाती है। अकाउंट एग्रीगेटर के साथ पंजीकरण कराना उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक है। मतलब अपने ऊपर है कि आप उन जो अकाउंट एग्रीगेटर है उनके साथ पंजीकरण कराना चाहते हैं या नहीं। उपभोक्ता जिस बैंक का उपयोग कर रहा है, यदि वह नेटवर्क में शामिल हो गया तो कोई व्यक्ति अकाउंट एग्रीगेटर पर पंजीकरण कराने का विकल्प चुन सकता है। यदि व्यक्ति यह भी तय कर सकता है कि वे किन खातों को इससे जोड़ना चाहता है और अपने किसी एक खाते से संबंध डेटा का किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से सहमति देने के चरण में किसी नए ऋणदाता या वित्तीय संस्थान के साथ साझा कर सकते हैं। एक ग्राहक डेटा साझा करने से संबंधित सहमति को किसी भी समय वापस ले सकता है। तो अकाउंट एग्रीगेटर क्या होते हैं, आरबीआई द्वारा विनियमित एक इकाई होते हैं जो मतलब उसमें क्या है, कोई व्यक्ति को जानकारी साझा करने में मदद करते हैं। ठीक है, सुरक्षित रूप से ये चीज़ होती है इसमें। तो 92 का डी सही है हमारा, बाकी गलत है। 93 देखते हैं। हेलिना मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है। दूसरा, ये सीधे हिट मोड और टॉप अटैक मोड दोनों में लक्ष्य को भेज सकती है। तीसरा, यह सेंट मिसाइल का हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित संस्करण है। उपयोग कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए केवल 1 2, बी केवल 3, सी केवल 2, डी केवल 1 3। 93 का हमारा ए सही है। हाल ही में हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च की जा सकने वाली स्वदेश में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ये क्या है, हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च कर सकते हैं ऐसे। स्वदेश में विकसित मतलब अपने देश में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, हेलिना नाम है। हेलिना के विषय में, ये एक हेलीकॉप्टर आधारित नाग मिसाइल है। ठीक है, एक नाग मिसाइल है, हेलीकॉप्टर पर आधारित है। ये तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ श्रेणी की टैंक रोधी मिसाइल है। तो वो दागो और भूल जाओ, ठीक है, मतलब उसके बाद उसको आपने एक बार फायर कर दिया देन फॉरगेट। ठीक है, मिसाइल है जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर लगाई जाती है। एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर ही लगा सकते हैं। इस प्रणाली में दिन और रात में के हर मौसम में काम करने की क्षमता है। दिन और रात दोनों मौसम में काम कर सकते हैं। ये पारंपरिक कवच के साथ ही विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच युक्त युद्धक टैंकों को नष्ट कर सकती है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है, डीआरडीओ ने विकसित किया। ये सीधे हिट मोड और टॉप अटैक मोड दोनों में लक्ष्य को निशाना बना सकती है। टॉप अटैक मोड में मिसाइल लॉन्च होने के बाद तेजी से ऊपर की ओर जाती है तथा एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर फिर वहां से लक्ष्य के शीर्ष पर निशाना साधती है। ठीक है, टॉप अटैक मोड क्या मतलब सीधे ऊपर जाएगी फिर एक निश्चित ऊंचाई पर लक्ष्य पर निशाना साधेगी। और डायरेक्ट हिट मोड में मिसाइल कम ऊंचाई पर सीधे लक्ष्य से टकराती है। तो डायरेक्ट हिट मोड में मतलब कम ऊंचाई पर डायरेक्ट टकराएगी। तो 93 का हमारा ए सही है, 1 और 2 सही है। अब 94 देखते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश के संदर्भ में आयु आश्रित अनुपात को किस आयु वर्ग के आश्रितों के अनुपात के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया? ए 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्ति कार्यशील जनसंख्या का अनुपात, बी 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्ति तथा कार्यशील जनसंख्या का अनुपात, सी 18 वर्ष से कम या 59 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति तथा कार्यशील जनसंख्या का अनुपात, डी 15 वर्ष से कम और 59 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति और तथा कार्यशील जनसंख्या का अनुपात। 95 का हमारा सी सही है। देखिए, एशिया विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है जिसकी जनसंख्या 4.86 अरब है जो कुल वैश्विक जनसंख्या का लगभग 59.5% है। लेकिन एशिया में जनसंख्या वृद्धि दर 0.83% है, जबकि अफ्रीका जनसंख्या की दृष्टि से करीब 1.37 अरब जनसंख्या के साथ दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका की जनसंख्या वृद्धि दर 2.45% है। ठीक है, अफ्रीका की जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है जो विश्व में सबसे अधिक है। ओशिनिया 1.27% की जनसंख्या वृद्धि के साथ, सॉरी वेरी सॉरी, हम लोग 94 कर रहे थे और मैं 95 पढ़ने लगी, फिर मैंने कहा ये वाला तो क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है 95। ठीक है, सॉरी 94 कर रहे थे हम, वेरी सॉरी। ठीक है, तो 94 का हमारा डी सही है। कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं बोलते बोलते, बोलने में भी बहुत मेहनत लगती है, पढ़ाने में भी। 94 का डी सही है। रोजगार के लिए बुनियादी संकेतन 15 से 59 आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या का वह अनुपात है जो नियोजित है। ऐसे माना जाता है जो 15 से 59
साल के बीच के जो लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या है, काम करने वाले हैं। कुछ मामलों में 15 से 64 वर्ष की आयु भी माना जाता है, ठीक है, इस मान सकते हैं। इसलिए याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यशील जनसंख्या की आयु 15 वर्ष से शुरू होती है, ना कि 18 वर्ष से, मतलब 15 वर्ष से स्टार्ट होती है। कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 से 59 आयु वर्ग की महिलाएं और पुरुष कृषि, वानिकी, मत्स्य निर्माण, विनिर्माण, वाणिज्यिक, परिवहन, सेवा और संचार, अन्य वर्गीकृत सेवाओं से लेकर विभिन्न व्यवसायों में भाग लेते हैं, ठीक है। तो कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 याद रखिए। आयु आश्रित अनुपात, मतलब जो दूसरों पे एक तरीके से आश्रित हैं अपने भरण पोषण के लिए, तो आयु आश्रित अनुपात, आश्रितों 15 वर्ष से कम छोटे बच्चे आ जाते हैं और 59 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, मतलब जो 60 से ऊपर के हो गए हैं, एवं कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात है, ठीक है। आश्रितों का और जो काम कर रहे हैं उनकी जनसंख्या का अनुपात है आयु आश्रित अनुपात। ये सूचक को इस सूचक को जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, समझ गए। तो 94 का हमारा डी सही है, ठीक है। आयु आश्रित अनुपात क्या होता है? 15 वर्ष से कम और 59 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों कार्यशील जनसंख्या का अनुपात, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो आ जाएंगे 15 से 59 वर्ष के बीच, और आश्रित मतलब उससे छोटे हैं, उससे बड़े वो आश्रित आ जाते हैं कि आश्रित हैं, ऐसा मान लिया जाता है। 95 देखते हैं, महाद्वीपों की जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, एशिया की जनसंख्या वृद्धि दर से विश्व में सबसे अधिक है। दूसरा, यूरोप दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। अगर आप लोग कभी, वैसे तो मैं पहले आंसर शो नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ, अगर कभी आपको आंसर पता चल जाए फिर भी आप एक बार उसका सोच के आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या है, तो उसका आपको बेनिफिट होगा। बताइए। तो 95 का जैसे पहले ही बता चुकी हूँ, सी मतलब कि दोनों ही इसके सही नहीं है। तो हमने पढ़ लिया था कि जो एशिया है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या महाद्वीप है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप की है, ठीक है। जो टोटल वर्ल्ड की क्या है 59.5% है, लेकिन उसकी वृद्धि दर कम है। जबकि अफ्रीका क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका है। अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन उसकी वृद्धि अफ्रीका की जो जनसंख्या वृद्धि दर है विश्व में सबसे अधिक है, 2.45%, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका की है। ओशिनिया 1.27% की जनसंख्या वृद्धि दर के साथ दूसरा सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला महाद्वीप है। तो दूसरी सबसे ज़्यादा वृद्धि दर ओशिनिया की है। तो हमारा 95 का दोनों ही सही नहीं थे। एशिया की जनसंख्या वृद्धि दर, एशिया की सबसे ज़्यादा वृद्धि दर नहीं है, अफ्रीका की है, ठीक है। दूसरा भी सही नहीं था, यूरोप सबसे अधिक जनसंख्या, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप नहीं है, वो भी अफ्रीका है। अब देखते हैं क्वेश्चन 96। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभ्यारण्य और राज। एक, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। दूसरा, विदानथांगल पक्षी अभ्यारण्य केरल। तीसरा, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। तो कौन से इसमें सही सुमेल लेता है? ए 1 2 3, बी केवल 1 3, सी केवल 1, डी केवल 2 3। 96 का हमारा बी सही है। देखिए, थंगल जो पक्षी अभ्यारण्य है वो तमिलनाडु में है, केरल में नहीं है। अभ्यारण्य को 1963 में मद्रास अधिनियम 1882 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया था। वन अब से अंत में 1998 में इस अभ्यारण्य का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26 वन के तहत अधिसूचित किया गया। इस प्रतिष्ठित आर्द्रभूमि अभ्यारण्य में लगभग 28,000 भूमि और जल पक्षी प्रवास करते हैं। 28,000 भूमि और जल पक्षी यहाँ रहते हैं। यह पिंटेल थोड़ा सा मिटा हुआ है, गारगने, भूरा खंजर, वेकटेल, नीले पंखों वाली चैती, ठीक है, टिटहरी, सैंडपाइपर और इसी तरह के अन्य प्रवासी पक्षियों का ये घर है। यहाँ देश का सबसे पुराना जल पक्षी अभ्यारण्य है। वेदांथंगल तमिल भाषा है जिसका अर्थ है शिकारी का गांव, ठीक है, इसका मतलब होता है। देखिए, रामसर स्थल के बारे में पूछा गया है, जो भी नए थे। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस विश्व भर में मनाया गया। 2 फरवरी को मनाते हैं हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे, ठीक है। इस अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों, गुजरात में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा की गई। इनको जोड़ा गया इसमें, ठीक है। ये 2 तो जो नए रामसर स्थल है उन्हें याद रखिए। उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य एशियाई हवाई मार्ग से आने वाली प्रजातियों की बड़ी संख्या के लिए सर्दियों से बचने और ठहरने के लिए एक सुरक्षित मैदान प्रदान करता है। जबकि खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात एक स्थान समय विशेष के पक्षियों की समृद्ध विविधता के साथ तटीय आर्द्रभूमि है जो लुप्तप्राय और सुभेद प्रजातियों को एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है। तो 96 का हमारा बी सही है। अब 97 देखते हैं। भूमि संसाधन वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्थायी चारागाह भूमि का उपयोग घास या अन्य चारा
हरा चारा उगाने के लिए किया जाता है जो फसल चक्र में शामिल नहीं है। दूसरा, अधिकांश स्थायी चरगाह भूमि साझा संपत्ति संसाधनों के अंतर्गत आती है। उपयोगकर्ता में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक दो दोनों और डी ना तो एक ना तो दो। 97 का सी सही है। स्थायी चरगाह वह भूमि है जिसका उपयोग प्राकृतिक रूप से स्वयं उगी हुई या कृषि के माध्यम से बोई गई घास या अन्य हरे चारे के लिए किया जाता है। स्थायी चरगाह मतलब कि वो जो जानवर होते हैं उनके चरने के लिए उस भूमि का यूज़ किया जाता है। ठीक है। यह 5 साल या उससे अधिक समय तक फसल चक्र में शामिल नहीं होते हैं। तो ये फसल चक्र में 5 साल या उससे अधिक समय तक शामिल नहीं होते हैं। इस प्रकार की अधिकांश भूमि पर ग्राम पंचायत सरकार का स्वामित्व होता है। तो इस पर किसका स्वामित्व होता है? ग्राम पंचायत या सरकार का। इस भूमि पर केवल एक छोटा सा हिस्सा निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि साझा संपत्ति संसाधनों के अंतर्गत आती है। जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व में भूमि होती है वो साझा संपत्ति संसाधनों के अंतर्गत आती है। वर्तमान पड़ती यह वह भूमि है जो 1 वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है। पड़ती भूमि कौन सी होती है? जो 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक उस पर कृषि नहीं होती। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि को पड़ती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। फसल लगाते लगाते उसकी उर्वरता पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। कुछ 1 साल के लिए उसे छोड़ देते हैं कि भूमि फिर से उपजाऊ हो जाए। पुरातन पड़ती यह भी एक कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है। ठीक है। 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय तक ये कृषि रहित रहती है। ठीक है। पुरातन पड़ती यदि कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर 5 साल से ज़्यादा उस पर कृषि नहीं हुई है तो उसको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में डाला जाएगा। 97 का हमारा सी सही है। 1 2 दोनों ही सही है। अब 98 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जल विद्युत परियोजना और नदी। एक रेहन बांध वेतवा, दूसरा सलाल बांध चिनाब, तीसरा मैटूर बांध कावेरी, चौथा हीराकुंड बांध महानदी। इनमें से कौन से सही है? ए केवल 3 4, बी केवल 2 3, सी केवल 1 4, डी 2 3 4। बताइए। 98 का डी सही है। रेहन बांध जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। रेहन बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बोलते हैं। ये मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगर मात्रा के हिसाब से देखिए तो भारत का सबसे बड़ा है। रेहन बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रेहन बांध भारत के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित एक कंक्रीट गुरुद्व बांध है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। इसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। ये सोन नदी की सहायक नदी रेहन नदी पर स्थित है। रेहन बांध है वो रेहन नदी पे है। ठीक है। वो सोन की सहायक नदी है। इस बांध का जलग्रहण क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है जबकि ये नदी के अनुप्रवाह में स्थित बिहार में सिंचाई के पानी की आपूर्ति करता है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा है। इसकी कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर है। यह विश्व के सबसे लंबे बांधों की सूची में शामिल है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। तो हीराकुंड किस पे? महानदी पर। बांधों की ऊंचाई 61 मीटर, बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर। मुख्य बांध का प्रकार संयुक्त बांध। जलाशय की क्षमता आप देख सकते हैं। स्थापित फीट क्षमता आप देख सकते हैं। ठीक है। मैटूर बांध मतलब ये इतना डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए। जो मैटूर बांध है वो 1700 मीटर लंबा बांध है। 1700 मीटर लंबा बांध है। ये कावेरी नदी पर, ठीक है, किस पर है मैटूर बांध? कावेरी नदी पर 1934 में बनाया गया था। ये सलेम के कुछ हिस्सों इरोड, नमक्कल, करूर, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर जिलों में 2.75 लाख एकड़ कृषि भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। सलाल विद्युत केंद्र चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए 690 मेगावाट, ठीक है, की स्थापित क्षमता के साथ एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। जो सलाल विद्युत क्षेत्र केंद्र है वो चिनाब नदी पर, ठीक है, याद रखिए। ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ जुड़ी है इस जगह से, जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले से। वो क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिथियम का भंडार मिला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बता दिया एक्स्ट्रा में। तो 98 का हमारा डी सही है। एक छोड़ के बाकी सब सही है। रेहन बांध रेहन नदी पर है, ठीक है, जो सोन की सहायक नदी है। बाकी सारे ये तीनों सही है। क्वेश्चन 99 देखते हैं, ठीक है। 99 परमाणविक खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत के पहाड़ी क्षेत्र में यूरेनियम नहीं पाया जाता है। दूसरा, थोरियम मुख्य रूप से कर्नाटक के तट के समानांतर समुद्र तट की रेत में इल्मेनाइट में प्राप्त होता है। तीसरा, कुछ यूरेनियम राजस्थान के उदयपुर की तांबे की खदानों में पाया जाता है। तो कौन से कथन सही है? ए केवल 1 2, बी केवल 3, सी केवल 1, डी केवल 2 3।
99 का बी सही है। हाल के दिनों में परमाणु ऊर्जा एक व्यवहार स्रोत के रूप में उभरी है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन हेतु प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम है। धारवाड़ की चट्टानों में यूरेनियम के निक्षेप मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? धारवाड़ की चट्टानों में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन हेतु कौन सा महत्वपूर्ण खनिज होता है? यूरेनियम और थोरियम होता है, और ये धारवाड़ की चट्टानों में मिलते हैं। भौगोलिक रूप से यूरेनियम एस सिंहभूमि तांबा मेखला भूछेद के साथ कई स्थानों में पाए जाते हैं। तो यूरेनियम एस कहाँ मिलते हैं? जो सिंहभूम तांबा मेखला भूछेद के साथ। ये राजस्थान के उदयपुर में, देखिए जो राजस्थान है, ठीक है, उसमें मिलते हैं। उदयपुर, अलवर और झुंझुनू जिलों में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिलों में, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में, और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है। ठीक है, हमें यूरेनियम यूरेनियम में के सबसे बड़े स्रोत में समुद्र तटीय और जलोढ़ दोनों प्रकार के मोनाजाइट रेत शामिल है। राजस्थान के उदयपुर की तांबे की खदानों में कुछ यूरेनियम पाया जाता है। तो तीसरा सही है। थोरियम मुख्य रूप से हमें कहाँ मिलता है? केरल और तमिलनाडु के तट पर समुद्र तट की रेत में मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। ठीक है, जो थोरियम है वो हमें केरल और तमिलनाडु के जो तट हैं उस पर समुद्र तट की जो रेत में मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। विश्व के सबसे समृद्ध मोनाजाइट भंडार केरल के पलक्कड़ और कोल्लम जिलों में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास, उड़ीसा में महानदी नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल रिसोर्स ऑफ इल्मेनाइट इन मिलियन टन्स आप देख सकते हैं सामने। ठीक है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, गुजरात, केरला स्टेट, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं इसके मोनेजाइट के। आप देख सकते हैं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड में। ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व की यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 31% है। यूरेनियम का बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा, उसके बाद कजाकिस्तान 12% और कनाडा के पास 9% है। ठीक है, भारत में यूरेनियम में की अपेक्षाकृत कम भंडार है। यूरेनियम भारत में इतना नहीं मिलता है। आंध्र प्रदेश के बाद झारखंड और मेघालय इस क्रम में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले शीर्ष राज्य हैं। तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, मेघालय में मिलता है। रिएक्टरों की संख्या में वृद्धि के साथ भारत को अपनी यूरेनियम ईंधन जरूरतों के बढ़ते अनुपात में आयात करने की उम्मीद है। ठीक है, भारत को यूरेनियम बहुत ज़्यादा आयात करना पड़ता है। वर्ष 2013 में भारत ने अपने यूरेनियम आवश्यकताओं का लगभग 40% फ्रांस, रूस और कजाकिस्तान से आयात किया था। तो 99 का हमारा बी सही है, केवल तीसरा सही है, एक और दो गलत है। ठीक है, अब 100 देखते हैं। सन नगर सर्वोत्तम रूप से परिभाषित होता है। ए, किसी शहर के आकार में कमी के द्वारा। बी, किसी शहर के आसपास के गांवों में विस्तार के द्वारा। सी, मौजूदा अलग अलग कस्बों के विलय से हुए शहरी विकास के द्वारा। डी, बड़े शहरों के मलिन बस्तियों गांवों में निम्नीकरण के द्वारा। देखिए, सन नगर जो है एक विशिष्ट प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है। जनसंख्या और औद्योगिक एवं तकनीकी विकास में तेजी से वृद्धि के कारण शहर की सीमा का विस्तार होता है, और शहरीकरण और क्षेत्रीय विकास की धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया में एक शहरी केंद्र दूसरे के साथ जुड़ जाता है, मतलब एक शहर दूसरे के साथ जुड़ जाता है। सन्नगर एक निरंतर, कंटिन्यूस और शहरी क्षेत्र, अर्बन क्षेत्र से निकला है। इस शब्द का प्रयोग 1950 में पैट्रिक गिडीज द्वारा 2 से अधिक शहरी केंद्रों के सतत शहरी क्षेत्र, जिनकी अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयाँ हो सकती है, के संदर्भ में किया गया था। तो 100 का सी सही है। मौजूदा अलग अलग कस्बों के विलय से हुए शहरी विकास के द्वारा सन्नगर, मतलब धीरे धीरे क्या है, क्षेत्र शहरों के बढ़ते आते हैं, आपस में मिल जाते हैं वो। तो 100 का हमारा सी सही है। तो अब आप चेक करिएगा, मैंने आप स्टार्टिंग से कहा है कि आप लगा देखिए कितने आपके सही है, और अगर अभी ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि ये टेस्ट थोड़ा ज़्यादा टफ था, तो आप डिसपॉइंट नहीं होएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, और देखिए इससे आपका स्टैटिक कितना अच्छा कवर हो रहा है, करंट भी हो रहा है, तो इसको करिए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहूँगी अब एग्ज़ाम आ रहा है तो पर डे 1 टेस्ट लगाइए, यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा दी जाएगी। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।